नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने आरपीसी सेकंड ग्रेड का राजस्थान ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो अपन ने डिस्कस किया था। अभी आरपीसी की साइट पे यही सिलेबस डला हुआ है। जैसे ही आरपीसी की साइट पे अपडेट हो जाता है तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना राजस्थान ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को। तो राजस्थान की स्थिति को समझने से पहले हमें राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में समझना होगा कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहले हम देखते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। पहले उत्पत्ति को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को हम अच्छे से समझेंगे। जब उत्पत्ति की बात होती है तो हम उत्पत्ति जो है पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं। अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो पूरी पृथ्वी जो है वो क्या है, जलीय और स्थलीय भाग से मिलकर बनी हुई है। तो पूरी पृथ्वी पे लगभग 29% भाग जो है वो तो है स्थलीय भाग, यानी कि महाद्वीपीय भाग। तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय भाग। महाद्वीपीय भाग के लिए ज्योग्राफी में एक शब्द प्रचलित है, क्या कहलाता है वो? पेंजिया कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पेंजिया क्या है। तो महाद्वीपों का जो संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है? पेंजिया कहलाता है। 29% भाग हमने देख लिया स्थलीय भाग है, बच गया कितना? 71% भाग। तो ये 71% भाग क्या है? जलीय भाग है, यानी कि महासागरीय भाग है। महासागरीय भाग के लिए भी एक शब्द प्रचलित है। तो महासागरीय भाग के लिए क्या कहा जाता है? पैंथालासा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पैंथालासा क्या है। ये सब पूछे हुए हैं कि पेंजिया और पैंथालासा क्या है। तो पैंथालासा अगर हमसे पूछे कि पैंथालासा क्या है, महासागरों का संयुक्त रूप पैंथालासा कहलाता है। और पेंजिया क्या है? महाद्वीपों का संयुक्त रूप पेंजिया कहलाता है। अब इन दोनों में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे? देखो एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं। एक है पेंजिया, एक है पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा दोनों में से छोटा शब्द कौन सा है? पेंजिया है। महाद्वीप और महासागर दोनों में से छोटा शब्द कौन सा है? महाद्वीप है। तो महाद्वीप क्या है? छोटा है। पेंजिया भी छोटा है। तो महाद्वीपों का संयुक्त रूप क्या कहलाया? पेंजिया कहलाया। ये सिर्फ याद रखने के लिए। और महासागरों का जो संयुक्त रूप है वो कहलाएगा पैंथालासा। ये दोनों जो परिभाषा है पेंजिया और पैंथालासा की, ये दी है एक भूगोलविद हुए हैं, एल्फ्रेड वेगनर हैं। इन्होंने पेंजिया और पैंथालासा की परिभाषा दी है। ये हमने देख लिया पेंजिया क्या है? महाद्वीपों का संयुक्त रूप। और पैंथालासा क्या है? महासागरों का संयुक्त रूप। अब आगे अगर हम बात करें कि जो पेंजिया वाला भाग है वो दो भाग में डिवाइड होता है, यानी दो भाग में आगे जाके बट जाता है। एक हो गया उत्तरी भाग और एक इसका हो गया दक्षिणी भाग। ये हम पेंजिया वाले भाग की बात कर रहे हैं। तो एक हो गया दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है? अंगारा लैंड कहलाता है। और जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड कहलाता है। उत्तरी और दक्षिणी, पेंजिया के उत्तरी भाग और पेंजिया के दक्षिणी भाग, इन दोनों के बीच में एक जलराशि स्थित होती है। वो जलराशि क्या कहलाती है? वो कहलाती है टैथिस सागर, या फिर उसे हम भूसन्नति भी कहते हैं, जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। ये हमने देख लिया कि बेसिक सा पेंजिया पैंथालासा क्या है, यानी कि पूरी पृथ्वी जो है वो महाद्वीपीय और महासागरीय भाग से मिलकर बनी हुई है, उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि राजस्थान जो है वो किसका हिस्सा है? पेंजिया पैंथालासा। अब पैंथालासा का तो हिस्सा होगा नहीं क्योंकि वो क्या है? जलीय भाग है। तो राजस्थान किसका हिस्सा है? तो राजस्थान जो है वो पेंजिया के दक्षिणी भाग यानी कि गोंडवाना लैंड और इन दोनों के बीच में जो भूजल राशि स्थित है यानी कि टैथिस सागर। तो राजस्थान का जो निर्माण है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है? GT यानी कि गोंडवाना लैंड और टैथिस सागर। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम GT से याद रख सकते हैं। जयपुर का GT वैसे ही बहुत फेमस है, तो इसको हम GT से याद रख सकते हैं कि G फॉर गोंडवाना लैंड और T फॉर टैथिस सागर। ये देखो राजस्थान का निर्माण क्या है? गोंडवाना लैंड और टैथिस सागर से। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान भी अलग अलग भौतिक प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, तो राजस्थान जो है 4 भौतिक प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। इन चारों को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा भौतिक प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और कौन सा भौतिक प्रदेश है वो
तैथिस सागर का हिस्सा है। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं कौन से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर राजस्थान के मैप की बात की जाए, अगर पश्चिम से स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली। दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया अरावली। एक भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल हो गया, दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली हो गया। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये है पूर्वी मैदान, ये तीसरा भौतिक प्रदेश हो गया पूर्वी मैदान। और ये हाड़ौती वाला भाग है जो कि चौथा भौतिक प्रदेश हो गया, ये हो गया हाड़ौती। तो इन चारों भौतिक प्रदेशों से मिलके राजस्थान है वो बना हुआ है। इनमें से जो अरावली वाला भाग है और जो हाड़ौती वाला भाग है ये तो हैं गोंडवाना लैंड के हिस्से, और इनमें से जो मरुस्थल यानी जो पश्चिमी मरुस्थल और जो पूर्वी मैदान वाला भाग है वो है तैथिस सागर का हिस्सा। अरावली क्या है, पर्वतमाला हो गई, और हाड़ौती पठारी भाग हो गया। ये दोनों क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गए। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। अब हम राजस्थान की स्थिति जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। अभी तक हम इसका बेसिक देख रहे थे कि स्थिति से पहले हम ये देख रहे थे कि निर्माण कैसे हुआ, वो हमने देख लिया। अब अगर राजस्थान की स्थिति के बारे में बात की जाए तो स्थिति हम कैसे देख सकते हैं, या तो अक्षांशीय होती है या फिर क्या होती है, देशांतरीय स्थिति होती है। दोनों को हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विस्तार कहाँ कहाँ है। तो विस्तार क्षेत्रफल के हिसाब से, आकृति क्या है, सीमाएं कौन कौन सी लगती हैं राजस्थान की, वो सब हम इसमें आगे देखते हैं। तो अगर स्थिति की बात की जाए तो पहले हम वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं। अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो ये पृथ्वी होगी, ये हमारा क्या हो गया, पहले हम अक्षांशीय स्थिति देख रहे हैं। तो जो सीधी रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये तो है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या हो गया, 0 डिग्री अक्षांश से नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए पूरी पृथ्वी पे तो राजस्थान कहाँ स्थित है। अगर हम मैप पे देखें तो भारत यहाँ स्थित है, तो राजस्थान कहाँ होगा इसके अंदर। तो यानी कि अक्षांशीय स्थिति अगर देखें तो राजस्थान है 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें, देशांतरीय स्थिति की बात करें कि राजस्थान है वो देशांतरीय स्थिति में कहाँ पे स्थित है पूरी पृथ्वी के संदर्भ में, ये क्या हो गया 0 डिग्री देशांतर। जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, जो सीधी रेखाएं हैं वो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो अगर देशांतर के संदर्भ में देखें कि राजस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान कहाँ स्थित होगा, ये 0 डिग्री देशांतर है। भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है भारत, राजस्थान भी इसी में है। तो ये कौन सा हो गया, पूर्वी देशांतर हो गया। 0 डिग्री के पूर्व में पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री के पश्चिम में कौन सा हो गया, पश्चिमी देशांतर हो गया। तो यहाँ पे राजस्थान कहाँ स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। राजस्थान कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये कौन से देशांतर में हो गया, पूर्वी देशांतर में। अगर हम एक साथ राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देखें तो राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अपने आप याद हो जाएगा, रटने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। मैप के हिसाब से हमने देखा है, अगर अक्षांशीय स्थिति देखते हैं तो उत्तर में स्थित है, अगर देशांतरीय स्थिति देखते हैं तो पूर्व में स्थित है। तो अगर हमसे पूछे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अलग अलग हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की जो स्थिति है भारत के अनुसार। ये तो हमने पूरी पृथ्वी यानी पूरे विश्व के अनुसार देखी थी। अगर हम भारत के अनुसार बात करें तो भारत के मैप में राजस्थान कहाँ स्थित है, राजस्थान यहाँ पे स्थित है। भारत के मैप में राजस्थान कहाँ स्थित है, इस जगह पे। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण और पश्चिम। तो राजस्थान कहाँ स्थित हुआ, उत्तर पश्चिम में। तो राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार क्या हो गई, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये हमने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देखा है। अब हम इसको
विस्तार से देखते हैं कि कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है, और ऐसे ही हम सेम देशांतर में देखेंगे। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को मैप में देख लेते हैं अच्छे से। अगर हम बात करें अक्षांशीय स्थिति की, तो राजस्थान है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? राजस्थान स्टार्ट होता है, हमने 0 डिग्री अक्षांश देखा था, ये हमने 0 डिग्री अक्षांश की बात करी थी। हमने देखा था कि इसके उत्तर में राजस्थान स्थित है, तो 0 डिग्री तो नीचे होगा कहीं ना कहीं, कहीं पे भी नीचे, इसके तो ऊपर ही है राजस्थान। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? राजस्थान स्टार्ट होता है 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश से। राजस्थान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक है राजस्थान का विस्तार? राजस्थान का विस्तार है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कंफ्यूज करता है, यहाँ पे क्योंकि हमें पता है जब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो जब पूरा का पूरा राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो जब ये स्टार्ट हो रहा है तो भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, और एंडिंग पॉइंट जो है, इसका समाप्त वाला बिंदु है, वो भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो यहाँ पे देखो, इसको हम या तो नॉर्थ लैटिट्यूड बोल सकते हैं या फिर उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं, दोनों एग्जाम में आ जाते हैं। NL भी लिखा हुआ आता है कई बार, और कई बार उत्तरी अक्षांश भी आता है, कई बार ऐसे भी लिखा हुआ आता है। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है कि यहाँ पे उत्तरी अक्षांश ही होना चाहिए दोनों में, क्योंकि पूरा राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये वाली चीज कंफ्यूज करती है कई बार एग्जाम में। ठीक है, अगर हम स्थिति की देखें कि राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? बांसवाड़ा। तो सबसे दक्षिणतम गांव की अगर बात की जाए तो वो है बांसवाड़ा के बोरकुंड से राजस्थान है वो स्टार्ट होता है, और कहाँ तक है? उसका जो बिल्कुल उत्तर वाला बिंदु है वो कौन सा जिला लगता है? गंगानगर जिला लगता है। गंगानगर जिले का भी एक गांव है कोणा गांव। तो राजस्थान का विस्तार अगर अक्षांशीय स्थिति में हम देखें, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण में अगर हम देखें, तो बांसवाड़ा के बोरकुंडा से लेके गंगानगर के कोणा गांव तक है। अगर पूरी दूरी में बात की जाए कि कितनी डिस्टेंस में, यानी कितनी दूरी में, कितने किलोमीटर में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है उत्तर से लेके दक्षिण तक, तो वो है 826 किलोमीटर। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने डिग्री अक्षांश में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट के अक्षांशों में राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये पता है कि जो राजस्थान है 0 डिग्री से तो ऊपर है, और राजस्थान से होके कर्क रेखा भी जाती है। राजस्थान से होके क्या है? कर्क रेखा भी जाती है। कहां से जाती है कर्क रेखा? देखो, राजस्थान से हमने देखा था राजस्थान जो है 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, और कर्क रेखा कितने पे होती है? 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री का क्या मतलब हो गया? 23 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 3 मिनट से तो ऊपर ही है, तो लगभग यहां से है वो राजस्थान से कर्क रेखा होके जाती है। 23 डिग्री 30 मिनट यहां से कर्क रेखा होके जाती है। तो मेनली तो कर्क रेखा जाती है। सबसे नीचे जिला कौन सा था? बांसवाड़ा था। तो मेनली जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से जाती है। अगर कर्क रेखा के निकटतम शहर पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, तो वो है कुशलगढ़ शहर है बांसवाड़ा जिले में। अगर कर्क रेखा की लंबाई हमसे पूछी जाए कि राजस्थान में कुल कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 26 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ से डूंगरपुर से होके जाती है, लेकिन मेनली ज्यादा जो जाती है वो जाती है बांसवाड़ा से होके। एक स्थिति बनती है जब सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं जिस दिन कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं, वो दिन क्या होता है? सबसे बड़ा होगा। जब कर्क रेखा यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पे सबसे सीधी पड़ रही हैं, इसका मतलब उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा वो। तो वो दिन कौन सी कंडीशन बनती है? कौन से दिन पे वो कंडीशन बनती है? वो वाली कंडीशन बनती है 21 जून, यानी 21 जून को वो परिस्थिति बनती है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं।
तो इस दिन को क्या बोला जाता है? इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है और इसको एक नाम और भी है, कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। एग्जाम में दोनों नाम आते हैं, ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति क्या है। तो 21 जून के दिन जो परिस्थिति बनती है, जिस दिन सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पे सबसे सीधी पड़ती हैं, तो उस दिन बनता है ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति। उत्तरी गोलार्ध या फिर राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है। राजस्थान खुद उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इस दिन क्या हुआ था? 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा भी दे दिया गया था, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? जलवायु रेखाएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जलवायु रेखाएं? क्योंकि अक्षांशीय रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उनसे क्या होता है? जलवायु का निर्धारण होता है, इसलिए इन्हें जलवायु रेखाएं कहा जाता है। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है उसको हमने डिटेल में विस्तार से देख लिया। अब हम राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है उसको हम विस्तार से देखते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि देशांतर क्या है? जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर कहलाते हैं और जो सीधी रेखाएं, लंबी ऐसे रेखाएं होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। अगर देशांतर की बात की जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक है? पूर्व से लेके पश्चिम तक। अगर हम बात करें कहाँ से स्टार्ट है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या है? पूर्वी देशांतर में ही राजस्थान का विस्तार स्टार्ट हो रहा है और पूर्वी देशांतर में ही राजस्थान की जो स्थिति है वो समाप्त हो रही है। कहाँ तक है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पे एग्जाम में कई बार बोल दिया जाता है, यहाँ पे या तो पश्चिमी देशांतर दे देगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे पश्चिमी देशांतर दे देगा। कोई ना कोई ऑप्शन में ऐसे आपको जरूर मिलता है। तो याद रखना है आपको कि पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है और पूर्वी देशांतर में ही खत्म होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का विस्तार है। अगर हम लंबाई में बात करें कि कुल कितने किलोमीटर में राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है तो वो है 869 किलोमीटर। अगर जिले की बात की जाए कि सबसे देशांतर में स्टार्ट होने वाला जिला कहाँ से कहाँ तक है, तो जो जैसलमेर है, जैसलमेर का एक गांव पड़ता है कटरा गांव, यहाँ से राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है और कहाँ तक है? धौलपुर के सिलाना गांव तक। तो जैसलमेर के कटरा से लेके धौलपुर के सिलाना गांव तक राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है। अब हम देखते हैं कि कितने डिग्री देशांतर में राजस्थान का विस्तार है। तो कितने डिग्री में है? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर में राजस्थान का विस्तार है। यहाँ पे हम बात करें कि राजस्थान के मध्य गांव की अगर बात की जाए तो राजस्थान के दो मध्य गांव को काउंट किया जाता है। 2 गांव लिए जाते हैं मध्य गांव में, एक तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार और एक पुराने डेटा के अनुसार। जब सैटेलाइट सर्वे से नहीं होता था उससे पहले जो काउंटिंग होती थी उस हिसाब से। तो अगर हम नॉर्मल डेटा के हिसाब से देखें तो जो राजस्थान का मध्य गांव है वो है, मध्य जिला हमें पता है नागौर जिला राजस्थान का मध्य जिला है, तो नागौर का ही कोई ना कोई गांव है जो कि मध्य गांव होगा। तो नागौर जिले का एक गांव है लापोलाई गांव जो कि राजस्थान का मध्य गांव है। अगर सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से हम देखें तो नागौर जिले का ही एक गांव है गगराना गांव, वो मध्य गांव है। लेकिन आरपीएससी जो है वो लापोलाई गांव को करेक्ट आंसर मानती है। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो आपको लापोलाई को ही करना है क्योंकि आरपीएससी लापोलाई को ही अपना आंसर मानती है। अगर एक आता है लापोलाई तब तो लापोलाई करना ही है, अगर दोनों आ जाते हैं तब भी हमें लापोलाई करना है, लेकिन अगर केवल गगराना आ रहा है तब हम गगराना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देख लिया, मध्य गांव देख लिया हमने, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति हमने देख ली। एक एक चीज को हम कवर करते हुए चलेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाओं से समय और तिथि का निर्धारण होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम, ये हमारे देशांतर थे, जैसे जैसे हम पूर्व और पश्चिम में जाते हैं
तो समय में और तिथि में बदलाव होता है। और जैसे जैसे क्योंकि हमने देखा था अक्षांश में, जैसे जैसे हम अक्षांश में उत्तर की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हमारी जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होता है। इसीलिए इनको ये बोला गया है कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उनको जलवायु निर्धारित रेखाएं बोला जाता है, और जो देशांतरीय रेखाएं हैं उनको समय और तिथि रेखा कहा जाता है। राजस्थान का जो पूर्वी गांव है हमने देखा था धौलपुर जिले के अंदर है। धौलपुर है वो बिल्कुल पूर्वी जिला है, और हमारा जो पश्चिमी जिला है वो है जैसलमेर। इन दोनों में अगर समय अंतराल की बात की जाए, अभी हमने देखा था कि जो देशांतर रेखाएं वो क्या करती हैं, समय और तिथि का निर्धारण करती हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो है जैसलमेर, और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पूर्व में यहाँ पे धौलपुर है। बिल्कुल पश्चिम में जैसलमेर और बिल्कुल पूर्व में है धौलपुर। अगर इन दोनों जिलों के समय की बात की जाए तो इनके अंदर भी अंतराल है। कितना अंतराल है, 35 मिनट 8 सेकंड का इन दोनों के अंदर अंतराल है। ये हमने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिया। अब हम राजस्थान का, ये हमने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां देखी थी। अब अगर विस्तार की बात की जाए तो विस्तार में हम देखने वाले हैं एक तो क्षेत्रफल, कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, आकृति क्या है, और राजस्थान की सीमाएं क्या हैं, कौन कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये सब जानते हैं कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। लेकिन कई बार वर्ग किलोमीटर में ना देके एग्जाम में हमें माइल में भी मिलता है, तो माइल स्क्वायर में अगर आ जाता है तो वो भी हमें ध्यान रखना है। 1,32,139 माइल स्क्वायर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान अगर देखें तो वो कितना है, 10.41%। और ये योगदान कब से है, 1 नवंबर 1956 से है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार हमें पता है राजस्थान का स्थान कौन सा है, पहला। कब से है, 1 नवंबर 2000 से, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब से राजस्थान जो है पहले नंबर पे आ गया था। अगर राजस्थान के अंदर जिलों की हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आपको 4 मैच करने के लिए, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में आ जाता है। तो सबसे बड़े जिले की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है, जैसलमेर है। उसके बाद बीकानेर, उससे छोटा बाड़मेर, और उससे छोटा जोधपुर। आपको 4 सबसे बड़े याद रखने, मिनिमम कम से कम 4 तो पता ही होने चाहिए। सबसे बड़े 4 जिले और सबसे छोटे 4 जिले। सबसे बड़े हमने देख लिया, सबसे बड़ा जैसलमेर हो गया, उसके बाद बीकानेर है, बाड़मेर और जोधपुर। इसको याद कैसे रख सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं JBBJ, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। ये सबसे छोटे जिले हैं। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर से थोड़ा बड़ा दौसा, उससे बड़ा डूंगरपुर, और उससे बड़ा प्रतापगढ़। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, धौलपुर क्या है, डी से स्टार्ट होता है, दौसा भी क्या है, डी से स्टार्ट होता है, डूंगरपुर भी डी से स्टार्ट होता है, और प्रतापगढ़ पी से स्टार्ट होता है। तो देखो कितने डी आ गए, 3 तो डी हो गए और 1 पी हो गया। तो हम याद रख सकते हैं कि 3 डीपी हैं। यहाँ पे कितने डीपी हैं, आपकी व्हाट्सएप की डीपी हो गई है, 3 डीपी हो गई यहाँ पे। तो इनको हम याद रख सकते हैं 3 डीपी से, ठीक है। और इनको हम याद रख सकते हैं J4 जैसलमेर, P4 बीकानेर, P4 बाड़मेर और J4 जोधपुर। हम बार बार अपनी क्लासेस में मैप का यूज करेंगे। राजस्थान का जो मानचित्र है उसे हम बार बार काम में लेंगे, तो आपको राजस्थान का जो मानचित्र है वो साथ में ही याद हो जाएगा। उसकी भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी में हमें मानचित्र पता होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है, कौन सा है सबसे बड़ा जिला, जैसलमेर। तो राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना योगदान है, कितना योगदान है, 11.22%। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के सबसे बड़े जिले का कितना प्रतिशत योगदान है।
तो कितना है 11.22%। ये एकमात्र जिला है जिसका योगदान 10% से भी अधिक है। अगर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है यानी कि जो धौलपुर है उसके क्षेत्रफल के योगदान की अगर बात की जाए तो वो कितना है 0.89%, यानी कि 1% से भी कम योगदान वाला एकमात्र जिला हो गया। 10% से अधिक योगदान वाला एकमात्र जिला जैसलमेर हो गया और 1% से भी कम योगदान वाला एकमात्र जिला धौलपुर हो गया। तो जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, अगर उन दोनों की बात की जाए क्षेत्रफल की तो उनमें क्या है, जैसलमेर धौलपुर का 12.66 गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। इतना डिफरेंस है इन दोनों में। अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान देखा जाए तो पूरे विश्व में राजस्थान के क्षेत्रफल का जो योगदान है वो है 0.25%। अब हम कुछ प्रमुख देशों की बात करते हैं, उनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के साथ मैच करके देखते हैं, यानी कि उनकी तुलना करके देखते हैं। तो अगर हम बात करें जर्मनी का क्षेत्रफल, जापान का क्षेत्रफल, नॉर्वे का क्षेत्रफल और पोलैंड का क्षेत्रफल, इन चारों देशों का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे कई देश, उनमें से कौन से देश का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। आगे हम देखेंगे जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आरपीएससी के एग्जाम में या फिर राजस्थान के किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम देखेंगे बाद में। तो अगर हम बात करें जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड, तो इनमें से जर्मनी का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा निकटतम है राजस्थान के क्षेत्रफल के। उसके बाद अगर हम देखें कि ब्रिटेन का क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन के क्षेत्रफल से 2 गुना है, यानी कि ब्रिटेन राजस्थान का आधा है। देख लो ब्रिटेन कितना छोटा सा देश है। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो जो राजस्थान है श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और इजराइल तो इतना छोटा देश है कि राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है इजराइल से। तो ये हमने देख लिया। मुख्यतः ये 4-5 देशों के बारे में हमसे पूछा जाता है। जर्मनी हो गया, जापान हो गया, नॉर्वे, पोलैंड, अभी तक इन्हीं देशों में से आया हुआ है। आगे अगर कोई और आ जाता है तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। अगर हम राजस्थान की आकृति के बारे में बात करें तो राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान का मैप कैसा बनता है, लगभग ऐसा बनता है राजस्थान का मैप। तो देखो ये किस टाइप की आकृति दिख रही है आपको, आप सभी लोग पतंग तो उड़ाते हैं, तो ये कैसी आकृति दिख रही है हमें, पतंग के जैसी आकृति। आसानी से याद रख सकते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, पतंगाकार। हमें साफ साफ राजस्थान का मैप देखने पे ये पता चल रहा है कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, पतंगाकार, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान की आकृति कैसी हो गई, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। और ये आकृति दी किसने है, ये आकृति दी है टीएच हेडले ने। तो ये हमने देख लिया कि राजस्थान की आकृति कैसी है, हमने राजस्थान का विस्तार देख लिया, राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देख ली, राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देख लिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।